हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यदि आप लोग हमारे आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगी, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के हमारे इस वीडियो में चैप्टर से अंदर में बनने वाले सभी क्वेश्चनों को रखा गया है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जब कोई वस्तु अपना रंग, आकार एवं स्वाद आदि बदल लेती है तो उसे परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, आटे से रोटी बनना, लकड़ी से कुर्सी बनाना आदि। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन कितने प्रकार की होती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, परिवर्तन 2 प्रकार की होती हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होती है तथा उसके रासायनिक गुण एवं अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना आदि। यदि हम लोग अपनी कॉमन भाषा में समझे तो वह परिवर्तन जिसे हम लोग परिवर्तन के बाद वापस प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होती हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना आदि। इस प्रकार के परिवर्तन अस्थायी होती हैं। यदि हम लोग इसे सिंपल भाषा में समझे तो वह परिवर्तन जिसे हम लोग परिवर्तन के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। भौतिक परिवर्तन का पहला अंतर, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटने पर पदार्थ पहले की अवस्था में आ जाती है। भौतिक परिवर्तन का दूसरा अंतर, यह परिवर्तन अस्थायी होती है। तीसरा अंतर, इसमें पदार्थ का भार अपरिवर्तित रहती है। रासायनिक परिवर्तन का पहला अंतर, रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटने पर भी पदार्थ पहले की अवस्था में नहीं आ पाती है। दूसरा अंतर, यह परिवर्तन अस्थायी होती है। तीसरा अंतर, इसमें पदार्थ का भार परिवर्तित हो जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आज के हमारे इस चैप्टर में सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यदि हम लोग मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो इसे हम लोग उदाहरण के तौर पे लिख सकेंगे और इसे संतुलित करके लिखेंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन आ जाती है, तापमान में परिवर्तन आ जाती है, रंग में परिवर्तन आ जाती है और गैस का निकासी होने लगती है। किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसों का निकासी होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबर क्या होता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, यह रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबर का दहन होता है तथा यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है,
जो इमेज आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई जा रही है, यही एक मैग्नीशियम रिबन है। यदि हम लोग इसे दहन करते हैं तो यह श्वेत लौह के साथ दहन होने लगती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहती है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोधक पैदा करती है। इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमार में रगड़कर साफ किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, जब आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाते हैं तब पहला क्वेश्चन है, अवक्षेप का रंग क्या होता है और क्या आप अवक्षेप का नाम बता सकते हैं? तो जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो हमें एक पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जिसे हम लोग लेड आयोडाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो इस प्रकार हम लोग इसका रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं और संतुलित। तीसरा क्वेश्चन है, क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो हाँ, बिल्कुल, यह प्रक्रिया भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में दो यौगिकों में उनके आयनों का परस्पर आदान प्रदान होती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 2 और क्रियाकलाप 3 के हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से देखें और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लें। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब जस्ते कुछ दानों में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाए? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जब दानेदार जस्ते पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड निर्मित होती है तथा हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। शंक्वाकार फ्लास्क गर्म हो जाता है, जो दर्शाती है कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार हम लोग इसके रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 2H+O तीर का निशान होगा और H2O। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। पहला भाग अभिकारक। अभिकारक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। दूसरा है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को हम लोग दाईं ओर लिखते हैं और अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक वह पदार्थ होती हैं जिसे हम लोग मिला के कोई नया पदार्थ बनाते हैं और उत्पाद वह पदार्थ होती हैं जो दो चीज़ मिल के कोई नया चीज़ बनता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरणों को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या तथा उनका परमाणु भार एक समान हो तो उस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए C+O2 बराबर CO2। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के
परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होती है और न ही विनाश होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान न होती है तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अब आप लोगों को कुछ घर का काम दिया गया है, इसे आप लोग संतुलित करके लिखें। इसे यदि आप लोग संतुलित करना नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका एक नया वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आप लोगों के सभी डाउट क्लियर करवाया जाएगा। तो इसे एक एक करके देख लें। आपके पाठ्य पुस्तक में भी अनेक क्वेश्चन दी गई हैं, उसे भी हल करें। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग एक एक करके खुद से बनाने का कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संयुक्त अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है अपचयन अभिक्रिया। छठा है उपचयन अभिक्रिया। सातवां है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और आठवां है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इन सभी अभिक्रियाओं को एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, है संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाती हैं, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के इस प्रकार हम लोग एक उदाहरण लिख सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, तब उस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। जिस प्रकार दिया गया उदाहरण में CaCO3 जब अभिक्रिया होती है तो वह दो पदार्थ में टूट जाती हैं। पहला है CaO और दूसरा है CO2 में। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाती हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाती हैं। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण होगा CH2 + O2 जब आपस में मिलती हैं तो एक एकल पदार्थ बनाती हैं जिसे हम लोग H2O कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में जब H2O को अभिक्रिया करवाते हैं तो H2 और O2 में विभाजित हो जाती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देती हैं, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जिस प्रकार उदाहरण में FeSO4 को विस्थापित कर रही है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन,
द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं, इस उदाहरण को अच्छी तरह से देखें और समझें कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। तो आप लोग अब विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिख सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों होती हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दो उदाहरण इस प्रकार लिख सकते हैं। H2S प्लस Cl2 बराबर HCl प्लस S, या दूसरा उदाहरण CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। आज का हमारा अगला क्वेश्चन उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास अथवा दोनों होती हैं। तो उस प्रकार के अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया के दो उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, जैसे C प्लस O2 को यदि हम लोग मिलाते हैं तो CO2 बनती है, और दूसरे उदाहरण में हाइड्रोजन का ह्रास हो रही है, जिस प्रकार H2S प्लस Br2 को यदि हम लोग मिलाते हैं तो हम लोगों को HBr प्लस S प्राप्त होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होती है। तो इस प्रकार के अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के एक उदाहरण हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो उस प्रकार के अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, CH4 प्लस O2 को यदि हम लोग मिलाते हैं तो हम लोगों को CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होती हैं। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होती है। ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का इस प्रकार हम लोग एक उदाहरण लिख सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा लोहे की वस्तुओं को वायु में छोड़ देने पर आर्द्रता के चलते उपचयन अभिक्रिया होती है और लोहे पर जंग लग जाता है।
ऐसी अवस्था में लोहे की वस्तुएं संक्षारित होने लगती हैं। इन अवस्थाओं पर पेंट कर देने पर उपचयन की क्रिया नहीं होती है और लोहे की वस्तुएं संक्षारित होने से बच जाती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, संक्षारण से क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभाव को देख सकते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लाली युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं एवं संक्षारित हो जाती हैं, तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में क्यों किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देती हैं। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्रियाकलाप 7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। दोनों परख नलियों में से एक पर हाइड्रोजन गैस बनती है तथा दूसरी परख नली में ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की मात्रा से दुगुनी मात्रा में बनती है, क्योंकि जल का एक अणु एक ऑक्सीजन परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। एक जल का अणु विघटित होता है तो वह टूटकर 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु बनाती हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की तुलना में दुगुनी मात्रा में बनती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों परिवर्तित हो जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग परिवर्तित हो जाती है। यह लोहे तथा कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया के कारण होती हैं। हम जानते हैं कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, अतः यह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। इस परिवर्तन की अभिक्रिया निम्नलिखित है। Fe+Cu बराबर होगा Fe+Cu। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयित होने पर विकृत गंधी हो जाती हैं तथा उनकी गंध तथा स्वाद बदल जाती हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन गैस से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि सामग्री का उपचयन न हो सके और खाद्य सामग्री विकृत न हो सके। जिस प्रकार हम लोगों के आमने सामने की दुकानों में पाए जाने वाले पैकेट के वस्तुओं में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, विकृत गंधिता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखे जाती हैं तो उपचयित होने पर वसा एवं तेल विकृत गंधी हो जाती हैं तथा उनकी गंध तथा स्वाद बदल जाती हैं। आमतौर पर वसायुक्त तथा तेल खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस चैप्टर के अब MCQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इस चैनल को
सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर ले, और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।